गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंडिया का मैप आज जैसा दिखता है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? एक्चुअली नहीं, इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था जिसे कहते हैं रीशेप। तो पार्ट 1 में हमने इंटीग्रेशन समझा था, लेकिन उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जरूरी था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीशेप किया गया। पार्ट 2 में हमने कुछ चीजें कवर की है, कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। वो हैं, पहली चीज, नीड फॉर रीशेपिंग आफ्टर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के बाद हमें रीशेपिंग की नीड क्यों आई। उसके अलावा हमने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिया है। फिर हमने ये देखा है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिस क्या था, लैंग्वेज उसका बेसिस था, और लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमने ये भी समझा है। उसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में चेंजेस क्या आए और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या आए, और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि आज इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा है। अभी अपन पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने क्या समझा था। हमने ये समझा था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी हमको बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इंटीग्रेट करने में हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इंटीग्रेशन हो गया था, उसके बाद भी इंडिया प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, यानी जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, और इसकी वजह से हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप में और आगे चेंजेस करने पड़े। तो देखा जाए तो रीशेपिंग की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि जो स्टेट्स थी वो प्रॉपरली ऐसे डिवाइडेड नहीं थी कि हम उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाए। तो इसीलिए हम इंडिया ने डिसाइड किया कि स्टेट्स को अच्छे से रीऑर्गेनाइज किया जाए। 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसे अपन कहते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। फिर से सुन लो, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। इस एक्ट ने बोला था कि जो स्टेट्स हैं वो बाउंड्री के फॉर्म में अलग अलग तरह से डिवाइड होनी चाहिए ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे से हो पाए, हम अलग अलग स्टेट्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो ये जो हमारा रीशेपिंग था या रीऑर्गेनाइजेशन था, इसका मेन जो बेसिस था वो थी लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमने अलग अलग रीजन्स बना दिए ताकि एक जगह पे एक टाइप के लोग रहे, वो उससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, नई स्टेट्स बनी और बाउंड्रीज भी चेंज हो गई, यानी जैसे 1947 में बाउंड्रीज थी वो फिर 1956 में जाके चेंज हो गई। और यहाँ पे ये जो लैंग्वेज का मीनिंग क्या था, लैंग्वेज के बेसिस पे चेंज करने का मीनिंग क्या था कि सेम लैंग्वेज के जो लोग हैं वो सेम स्टेट्स में रहे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ इजी होने से मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज, इसीलिए रीशेपिंग करते वक्त लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये कम्युनिकेशन को इजी बनाती है और लोगों को एक आइडेंटिटी भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ हिंदी समझता है और उसके सारे स्कूल के इंस्ट्रक्शंस तमिल लैंग्वेज में मिलते हों तो उसे समझने में कितनी दिक्कत होगी। इसीलिए जब लोग अपने लैंग्वेज वाले स्टेट में रहते हैं तो वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। उसके अलावा पॉलिसीज और रूल्स भी अच्छे से समझ पाते हैं और उनको एजुकेशन लेने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जब हमने ये रीऑर्गेनाइजेशन किया लैंग्वेज के बेसिस पे तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आए। तो वो क्या क्या चेंजेस थे, पहला ये था कि कुछ नई स्टेट्स क्रिएट हुई और कुछ पहले से जो बाउंड्रीज थी उनको हमने चेंज कर लिया, यानी एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज में भी हमने थोड़े चेंज कर दिए। तो इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड हो गया और एफिशिएंट भी हो गया, और लोग अपने स्टेट की गवर्नमेंट के साथ में कनेक्ट होने लग गए
क्यों? क्योंकि उनको अब लैंग्वेज समझ में आ रही थी, अब पॉलिसी समझ में आ रही थी। लेकिन हम ये जो भी चेंजेस करते हैं किसी भी कंट्री में, अगर कोई चेंज होता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अब थोड़े से पॉजिटिव इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या थी? एक तो मैंने पहले भी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, थोड़ी एफिशिएंसी हमारी गवर्नमेंट में आ गई थी। उससे सेकेंड चीज़ ये हुई कि हमारी रीजनल आइडेंटिटी और कल्चरल यूनिटी भी मेंटेन होने लगी और स्ट्रॉन्ग भी होने लगी। क्यों? क्योंकि हम अपने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रह रहे थे, तो हम एक दूसरे के साथ में बिलोंग कर पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे। इससे एक और चीज़ हुई कि हमारा जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, जो कन्फ्यूजन्स आ रही थी, वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ और हम अपनी अपनी स्टेट्स की चीज़ों को समझने लगे। अभी हमने पॉजिटिव इफेक्ट्स तो देख लिए, लेकिन अब हम पिक्चर का दूसरा साइड देखेंगे, यानी अब हम नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे। तो हुआ ये कि कुछ जगह लोग अपने रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, इससे रीजनलिज्म बढ़ता गया। इसके बाद कुछ एरियाज में अलग स्टेट्स की डिमांड भी उठने लगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो अपनी सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करने लगे। और कभी कभी डिफरेंट रीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे, या नए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। लेकिन ये चैलेंजेस इंडिया के ग्रोथ का एक पार्ट था और धीरे धीरे इन्हें मैनेज करके हमने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया। आज भी हम देखते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप फिक्स्ड नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना। इसका रीजन था बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की नीड्स। इससे हमें ये पता चला कि इंडिया का सिस्टम फ्लेक्सिबल है और टाइम के साथ इवॉल्व करता रहता है। तो देखते हैं हमने आज क्या समझा। आज हमने देखा कि इंडिया का मैप सिर्फ बना नहीं, बल्कि टाइम के साथ शेप भी हुआ। हमने ये समझा कि कैसे लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए और इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर बना। और ये भी देखा कि चैलेंजेस के बावजूद इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड नेशन बना। तो एट द एंड हमें ये पता चला कि इंडिया का मैप सिर्फ बना नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया गया। मैंने इस चैप्टर को सिंपल और टू द पॉइंट रखने की कोशिश की है, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब एक बार बुक से चैप्टर जरूर रीड करें, फोकस कॉन्सेप्ट्स पर रखें, फैक्ट्स अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस जल्द आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।